जोहार बच्चे, नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निधि कुमारी। बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और हमारा भविष्य सुनहरा हो सके ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हम उन्हें किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में उनकी ग्रोथ हो रही है। हमारे राज्य झारखंड में बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्या हमेशा से एक चुनौती रही है। ऐसे में हर वो कदम जो आगे आकर मदद के लिए आते हैं या फिर कोई भी एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। आज हम अपने स्टूडियो में आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से झारखंड में वो बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर फिजिकली हो या मेंटली हो, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो बेटर हो सके। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक कुमार गुप्ता का। अभिषेक, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद मैम। जोहार झारखंड। सबसे पहले पूरे झारखंड को मेरा जोहार है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैम आपका, दूरदर्शन का, कि आपने हमें हमारे छोटे से एनजीओ को एक ऐसा मौका दिया कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जो काम हम इस क्षेत्र के लिए, अपने झारखंड के लिए, अपने युवा झारखंड के लिए, अपने झारखंड को बेहतर बनाने के लिए जो इतने दिन से करते आ रहे हैं वो हम बखूबी कर रहे हैं, उन लोगों को बतला सके, आपको बता सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो जैसे जिनिया अ वॉइस ऑफ चाइल्ड जिसकी आपने शुरुआत की है, इसका आइडिया किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ ऑब्जेक्टिव था इसे शुरू करने से पीछे? जीनिया जो हमारे संस्था को सबसे पहले जो नाम है, ये नाम हमारी टीम की एक बहुत ही होनहार ग्राफिक डिज़ाइनर और हमारी टीम की एक बहुत ही काबिल मेंबर रोमिता ने इसका नाम दिया जीनिया। और द वॉइस ऑफ चाइल्ड का जो टैगलाइन था इसका आगे, वो मैंने और हमारे संस्था के एक और फाउंडर मयंक कुमार झा उन्होंने दिया। हमारे संस्था 3 लोगों से द्वारा शुरुआत हुई थी और भी इसमें बहुत स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। इसकी एक छोटी सी इंसिडेंट हुई थी कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का निर्वाणपुर में, उसके पीछे में एक स्कूल है, क्षितिज डेफ एंड डम स्कूल। उस स्कूल के कुछ बच्चे थे जो कि डेफ एंड डम है, मतलब दे आर लाइक क्वाइट, वो बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में, वो काफ़ी अच्छे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, बट वो डेफ एंड डम है। तो वो स्कूल में थे, तो वो वहाँ पे हमारी टीम के कुछ छात्र थे, शुभम है, मयंक है, राघव है और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो वहाँ पर खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो अचानक से शुरुआत ये हुआ कि बॉल उनके पास गया और उनसे कहा गया कि बॉल को फेंको मेरे साइड में, एंड देन वो सुन ही नहीं पा रहे थे। एंड ये बच्चे जितने भी हमारे टीम के सदस्य लोग थे, वो लोग लाइक कि यार क्या हो गया, ये लोग क्यों नहीं फेंक रहे बॉल मेरे को जाके वहाँ पे। तो फिर वहाँ गए, बोले, देन वी गॉट टू रियलाइज दैट ये डेफ एंड डम है। देन हम लोग स्कूल के अंदर गए कि क्या बात है भाई, स्कूल कैसा है, कैसे चलता है स्कूल। तो फिर पता चला कि लाइक उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है स्कूल में, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको बुक्स के लिए भी दिक्कत हो रही थी, उनके लिए अच्छे क्लासेस नहीं थे, अवेलेबिलिटी नहीं थी। देन दैट वॉज द मोमेंट व्हेन वी डिसाइडेड कि नॉट यार, ये कोई बात नहीं होती है कि आप हमेशा एक चिल्लाते रहोगे कि हाँ हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। उस दिन वो सोच, जीनिया की वो सोच की शुरुआत हुई जब हमने सोचा कि हम चिल्लाएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हम वो इंसान बनेंगे, हम वो युवा बनेंगे जो सामने आकर कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है, हम ये कर सकते हैं, और हमने वो किया। यहाँ पे मैं काफ़ी एक्चुअली ये जानने के लिए भी क्यूरियस हूँ, बिकॉज मैं अभी देख रही हूँ किस तरीके से यूथ जो हैं वो जितने भी इश्यूज़ हो गए हैं, फिर चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, उसके सल्यूशन के लिए सामने आ रहे हैं, वो अपनी एक भागीदारी देना चाह रहे हैं। आपके लिए क्या कुछ मोटिवेशन रहा था इसके पीछे कि कुछ सोसाइटी को देना है? हमें तो मिल ही रहा है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो ही रही हैं, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए एक स्टेज क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैम एक छोटी सी बात है जो मैं यहाँ पर आपको बतलाना चाहूँगा कि आप तब तक सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकते जब तक आपको नहीं पता है कि सोसाइटी को एक्चुअल में मतलब चाहिए क्या। आपको जब तक आप वो उस ज़रूरत की चीज़ आपको ना मिली हो, आप तब तक वो चीज़ ज़रूरतमंदों को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि मेरे संस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे अगर मैं बात कर लूँ अपनी या मयंक की या राघव की या शुभम की, जितने भी हमारे फाउंडर्स रहे इस संस्था को, जो हम लोग 8-10 लोग जो मिलकर शुरुआत किए हैं, हम लोग ऐसे लोग थे मैम कि मेरा भी स्टार्टिंग सिचुएशन जो हम स्टार्ट किए थे, तो फादर का सिचुएशन कुछ फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, बहुत दिक्कत हुई। उस समय मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। चाहे मयंक के फादर का जो सिचुएशन रहा है, आज हम लोग जिस लेवल पे पहुँचे हैं या जिस भी लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो पे हमें पता है कि क्या दिक्कत होती है लोगों को, कैसे दिक्कत होती है उन बच्चों को। वो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वो बच्चे जो हमारे झारखंड का भविष्य है, जो झारखंड को खुशहाल और बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने में कार्यकाल में आगे बढ़ेंगे, वो इस कार्यकाल में रहेंगे, तो उनके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक जगह देना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। बिकॉज टैलेंट क्या है ना कि टैलेंट हर क्षेत्र में, हर गली में, हर मोहल्ले में है,
बस फ़र्क इतनी है ना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अब हमेशा ये चिल्लाते रहेंगे कि अरे सरकार तो कुछ नहीं कर रही, अरे सरकार तो ये नहीं कर रही, सरकार को बोलो, सरकार के बारे में तुमको सोचने की तुम खुद भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। व्हाई कांट वी स्टेप अप, हम लोग भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। और ये स्टेप अप के लिए सबसे बड़ा, और मेरा मानना है ना कि युवा वो पीढ़ी है ना मैम, युवा वो कर सकती है जो देश को ना एक आंदोलन भी ला सकती है इस युवा देश में। तो हमारा जैसा ये झारखंड जैसा ये राज्य है, इसमें एक आंदोलन लाने का कार्य एक युवा ही कर सकती है। इसलिए मैम हम सब इसके मोटिवेशन हम खुद हैं, हम खुद अपने आप को मोटिवेशन मानते हैं। हमारे अंदर का वो जो दुख या हम कहते हैं ना कि जो संघर्ष रहा लाइफ में, हम उसको मोटिवेशन मानते हैं। हम लोग सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हम लोग मोटिवेशन बने हुए हैं। चाहे मयंक का मैं हूँ, मैं मयंक का हूँ, या फिर शुभम मेरा है, मैं शुभम का हूँ, या राघव के, हम लोग एक दूसरे के हैं। तो हम लोग एक दूसरे की मोटिवेशन माने हुए हैं। और एक और बात है कि जीनिया, भले आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने जीनिया के बारे में बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन जीनिया सिर्फ मैं नहीं हूँ। जीनिया मेरे 100 सदस्य हैं जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और हम झारखंड को एक नया रूप और एक नया रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ ज़िनिया में मैं जानना चाहूँगी कौन कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं या फिर कुछ एरियाज़ हैं जिसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुख्य प्रोग्राम्स, जैसे बच्चों के लिए आपने कहा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए काम हो रहा है, क्या कुछ मुख्य कार्य यहाँ पे फ़िलहाल प्रगति में चल रही है? जीनिया में तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्षितिज डेफ एंड डम्ब स्कूल, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, हमने वहाँ पे तकरीबन अभी तक बहुत सारे बुक्स अवेलेबल करवा दिए बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के आइटम्स अवेलेबल करा दिए, और रिसेंट लास्ट ईयर में हमने उनके स्मार्ट क्लास भी लगवा दिया है उस स्कूल में, ताकि उनको हमारे जो स्पेशल वंस, जिन्हें हम स्पेशल वंस कहते हैं, उनको पढ़ने में, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी हम लगे हुए हैं ताकि हम लोग उनका जो 8 क्लास तक ही स्कूल में है उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 तक या 12 तक बढ़े, ताकि वो लोग आगे भी बढ़ सके। और हम और भी अनेक क्षेत्र में काम करते हैं। जब ठंड का समय आता है या कुछ इस तरह से आता है, तो कपड़ों की जो एक होती है स्कैरसिटी सब जगह, ठंड में रांची का ठंड हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे से पड़ता है, तो इसलिए हम लोग उस समय कपड़े, क्लोथ डोनेशंस, और हमारा फूडिंग ड्राइव, हर वीक में एक बार फूडिंग ड्राइव हमारे लोगों के लिए, जिस बीच हम लोग लोकेशन फाइनलाइज करते हैं कि इस क्षेत्र में हम जाके काम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हम जाके काम कर सकते हैं, इस तरह से फूडिंग ड्राइव, क्लोथिंग ड्राइव। और एक जो हमारा सबसे कॉमन इवेंट है वो है ब्लड डोनेशन ड्राइव, रक्तदान का कार्यकाल हमने इसलिए आरंभ किया था, कोरोना के बाद ही हमने शुरुआत की। कोरोना में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद हमने ये ब्लड डोनेशन का ड्राइव हमने स्टार्ट किया रिम्स के साथ। और हमें बतलाते हुए आज आपके सबके समक्ष बहुत खुशी भी हो रही है कि लास्ट ईयर हमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री बन्ना गुप्ता जी से हमें पुरस्कार भी दिया गया था जीनिया को, जिसमें हमारे ब्लड का जो ब्लड डोनेशन ड्राइव था बहुत अच्छा हुआ था लास्ट ईयर। इस साल भी हुआ है। तो एक छोटी सी घटना हुई थी उस समय, जिस कारण बस हमने ये सारे किया। तो हमारा भी फिलहाल यही सब अभी चल रहा है। जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि ज़िनिया की शुरुआत करनी है, हम स्पेशली मुझे लगता है कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जब आप ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो खुद को कन्विंस करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ़ियर होता है कि चलो स्टार्ट तो कर दिया, बट व्हाट इफ़ वो रिस्पॉन्स नहीं हमें मिल पाएगा, या फिर जिस एक मिशन के साथ निकल रहे हैं ना कि कुछ बदलाव लाना है, कुछ चेंज लाना है, क्या पता वो वहाँ तक पहुँच ना पाए। क्या जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे तो वैसा कुछ डर था, एक फ़ियर फैक्टर था? मैम, एक रविंद्रनाथ टैगोर की कहवी बहुत अच्छी बात है, एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो हमारा संस्था भी कुछ ऐसा ही है। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे साथ मुश्किल से 5 से 7 सदस्य थे। आज हमारे पास 100 सदस्य हैं, और 100 सदस्य एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो एक सोच की बात होती है मैम, और प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें तो आती रहती है लाइफ में, उसे हम कभी ना कभी डरे हैं, ना कभी पीछे हटे हैं। और सोसाइटी में नेम और फेम के लिए तो जीनिया ना कभी आया था ना कभी आएगा। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे झारखंड को हम कैसे सुंदर और खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है। और इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना मैम, कोई भी बिल्डिंग का एक बेस होता है ना, बेस को मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वो बिल्डिंग धराशायी होकर नीचे गिर जाता है। उसी तरह से हमारा झारखंड जो प्रदेश है उसका बेस है ये बच्चे। अगर ये बच्चे मजबूत हो जाएंगे ना, तो इतना सुंदर और इतना बेहतरीन झारखंड हम आने वाले समय में निर्माण करेंगे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। हमारे झारखंड को हमेशा पिछड़ा वर्ग कहा गया है, एक आदिवासी का मूल वर्ग कहा गया है हमारे सारे लोगों को, कि हम झारखंड वासी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम झारखंड वासियों को ऐसे देखा जाता है, अरे तुम झारखंड से आए हो, अरे तुम झारखंड से हो, ऐसे मतलब देखा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे क्षेत्र के ही एक प्रोफेसर हैं जिनके साथ मैं मैं पढ़ रहा हूँ, उनके साथ ही हूँ। तो वो अभी गए थे हैदराबाद में कुछ समय पहले। जब वो हैदराबाद पढ़ने गए थे तो उनसे बोला गया था कि कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड कहाँ है ये झारखंड? तो मतलब ऐसे हमें देखा जाता है झारखंड को। लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आने वाला समय हर ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह बोला जाएगा, झारखंड का परचम हर जगह लहराया जाएगा, क्योंकि झारखंड में इतना होनहार और वीरवान हमारे जितने टैलेंट बच्चे हैं।
जैसा क्योंकि आप तो खैर कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जब हम एंट्री नहीं करते, जब हम बाहर से एक कह सकते हैं ना ग्लास विंडो के, जब हम बाहर से देखते हैं तो हमेशा आपको प्रॉब्लम सतह पे नज़र आती है, आप उतना उसको डीपली एनालाइज नहीं कर पाते जब तक आप खुद उस वहाँ पे खड़े होके ये समझने की कोशिश ना करें। जब आपने शुरुआत की, मुझे लगता है जिस तरीके से बच्चों तक मदद पहुँचानी है, या फिर स्कूल में ही जब आपने काम शुरू किया, तो जो चैलेंजेस है स्पेशली हमारे राज्य की बात करें बच्चों से रिलेटेड, वो आपको थोड़ी नज़दीक से देखने की एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, उसको समझने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अभी अगर आपको खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सप्लेन करना हो तो क्या कुछ मुख्य चुनौती आपको नज़र आई? कुछ मुख्य चुनौतियां मैं आपको इस प्रकार बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अभी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा है बच्चों लोगों के लिए, सरकारी स्कूल में जितने बच्चे उनके लिए। तो मैं बस एक चीज़ मैं आपको उसमें एक छोटी सी पॉइंट है जो मैं उजागर करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जितने सरकारी स्कूल हैं और उनके जो टीचर्स हैं, वो मतलब आप उनको करवाना क्या चाहते हैं? आप उनसे बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं कि उनसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, कि उनको भेजना चाहते हैं सेंसस के लिए, कि उनको भेजना चाहते हैं वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाएं? अगर वो यही सब करते रहेंगे तो हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे कब? उनको पढ़ने का मौका कब मिलेगा? जब हमारे क्षेत्र के जो शिक्षक हैं वो खुद ही इधर उधर बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। मतलब आप स्कूल में बैठे हो और आप वोटर आईडी और आधार कार्ड लेके बैठे हो कि भाई मुझे आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करवाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। तो मतलब आपके पास तो समय ही नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा सको। ये सारे वर्क, ये सारे जो काम जो हमारी देश की, हमारे क्षेत्र की जो सरकार उनको दे रही है करने के लिए, मैं इस पे मैं कोई टिप्पणी तो नहीं देना चाहूँगा बिकॉज सरकार से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पर बात नहीं करना चाहूँगा। बस मैं एक कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को सरकार किसी और को दे सकती है, कोई संस्था को दे सकती है, कुछ लोगों को दे सकती है, किसी को असाइन कर सकती है, ट्रेन पीपल को, ताकि बच्चों को पढ़ने का समय मिले, ताकि बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो सिर्फ एक टाइम का खाना खाने नहीं जा रहे हैं कि हाँ मुझे बस भोजन चाहिए, मैं तो खाली भोजन खा लेता हूँ, बस मेरे लिए काम हो गया। उसके लिए नहीं जा रहे, वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं। बोलते हैं ना कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि अगर किसी देश को या किसी क्षेत्र को बर्बाद करना है ना, उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। अगर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी तो देश का इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है, और देश का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा तो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी तो इस देश को आगे बढ़ने का कोई, इस क्षेत्र को आगे बढ़ने का, हमारे झारखंड को आगे बढ़ने का कोई कार्य कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा है कि हमारे शिक्षकों के पास समय नहीं है कि वो पढ़ा सके। मैं उनके समक्ष जब बैठा हुआ था कुछ समय पहले, उनसे बात कर रहा था, उनसे पूछ रहे थे बताइए अभिषेक जी कैसे पढ़ाऊं इन बच्चों को, हमारे पास समय कहाँ है। अभी हम इन लोगों को बोलेंगे कि आप आधार कार्ड का ये ला के दीजिए, मुझको डिटेल्स ला के दीजिए, तो ये करके दीजिए, तो वो करके दीजिए, उनके पास समय नहीं है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं मैम जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग सामने से देख रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा स्पेसिफिक होकर मेंशन भी करना चाहूँगी, जैसा कि इन्होंने कहा कि वाकई ये एक चुनौती है कि इस तरीके से टीचर्स को नॉन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। 2020 में हाँ सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी उसमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, और ख़ासकर इस चीज़ को मेंशन किया गया उस ड्राफ्ट में कि जो टीचर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की नॉन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को शिक्षा देने की है। इसीलिए खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें एजुकेशन देने तक ही रहे, ना कि किसी भी नॉन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें लादा जाए। इसके अगर हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जब स्पेशली अगर अभी वर्तमान की बात की जाए, जब आपने शुरुआत की थी क्या कुछ मुख्य चुनौती, कुछ मुझे लगता है कि इस ऐसे वेंचर में स्पेशली आपने कहा कि अभी 100 लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है ये, 100 लोगों को मैनेज भी करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो नॉर्मल डेज में भी क्या कुछ मुख्य चुनौती है जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी मुख्य चुनौती कोई भी एक संगठन के लिए जो आती है मेरे हिसाब से वो होती है फाइनेंशियली। जब आपको कोई संस्था को सपोर्ट करना पड़ता है, कोई भी लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है जाके, चाहे आप किन्हीं के लिए फूडिंग ड्राइव करना चाहते हो, क्लोथिंग ड्राइव करना चाहते हो, बच्चों लोगों के लिए स्मार्ट क्लास लगाना चाहते हो, चाहे कुछ भी करना चाहते हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेसिक नीड है, वो है मनी, पैसा। फाइनेंशियल इश्यूज़ कहाँ से आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी हमारे संस्था के लिए कि कैसे होगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो ऊपर उठ के जो लोग हमारे आए थे, टीम के सदस्य ही आए थे, हमने सब ने अपने अपने इंडिविजुअल पॉकेट मनी से कोई ट्यूशन पढ़ा, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था उस समय, तो ट्यूशन पढ़ाते वक्त हमने कुछ कलेक्शंस किए। मैं कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देता था, उससे कुछ आया। शुभम बच्चों को यूट्यूब ट्यूटोरियल सिखाता था, वो बताता था कैसे आप कुछ यूज़ कर सकते, उससे कुछ पैसे आते थे। तो हमारे जितने भी सदस्य थे कुछ करके, कुछ पॉकेट मनी से, कुछ घर से कुछ सेविंग्स आता अपने लिए बचा के रखते थे, उसमें से निकाल के, तो हमने वो थोड़े पैसे हमने कलेक्ट करना स्टार्ट किए। और हमने बहुत सारे लोगों से भी आउटसाइड, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो
या फिर लोग हो जिनको हम बात कर रहे हैं, जिनको बता पा रहे हैं, जिनको समझा पा रहे हैं। बिकॉज सबसे बड़ा बात जो एक मुद्दा उठ के आता है ना हमारे लोगों के बीच में, जब आप बोलिएगा ना किसी को भी कि हम एक संस्था चला रहे हैं, अच्छा तब तो बहुत पैसा आता होगा, कहाँ से ब्लैक मनी आ रहा है, कितना ले रहे हो, कितना ब्लैक को वाइट करो, इस तरह से आता है। तो एक मेंटेलिटी भी बना हुआ है, इस मेंटेलिटी के अगेंस्ट में जाके काम करना भी एक होता है कि नहीं हम उसके लिए नहीं आए आपके समक्ष में। आप अगर 5 रुपये भी खुशी से हमें देंगे तो हम भी उसको खुशी से रखेंगे और आपका नाम लिख के रखेंगे कि आपने हमें 5 रुपये दिया और हम जिंदगी भर उस चीज़ को याद रखेंगे। जीनिया एक वो संस्था है। तो वैसे हमारे काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज आए और एक जो बहुत बड़ी इशू आई थी कि जब आप छोटे संस्था पे काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए कभी नहीं आते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं गया था मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका, मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने एक हमारे दिग्गज व्यक्ति हैं जो कि प्रशासन के क्षेत्र में, मैंने उन्हें बुलाने गया था इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने मेरा इनविटेशन तक नहीं देखा था। मैं उन्हें क्लोथिंग ड्राइव के लिए बुलाने गया था, कुछ गरीब क्षेत्रों में हम कपड़े बांटने वाले थे और हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके सब जगह से जितने हो सके रांची के हर एक क्षेत्र से कपड़े इकट्ठा करके नए पुराने सब मिला के हमने तकरीबन 10,000 लोगों को कपड़ा बांटा था उस दिन। और हमने उनके लिए उनको बुलाया था कि आप आइए और थोड़ा समर्थन, और बच्चे लोगों को एक प्रोत्साहन होता है कि भाई कोई और इंसान हमें आ रहा है, कोई एक अच्छे दिग्गज इंसान हमें आ रहे हैं, एक व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हमारे समक्ष आ रहे हैं जो हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारा इन्विटेशन तक नहीं देखा और हटा दिया। उसी समय हमारे टीम के 3 लोग, हम थे, प्राची, मैं, सब वहाँ खड़े थे। हमने आपस में बोला कोई बात नहीं, ये भी एक समय है, आगे हम इसे भी याद रखेंगे कि कोई नहीं आ रहा है। आज हमारे स्वर्गीय श्री अमिताभ चौधरी जी जो नहीं रहे झारखंड के, बहुत ही अच्छे इंसान थे उन्होंने, और माननीय श्री अजय नाथ सहदेव जी सामने आकर, सामने बढ़कर जीनिया द वॉइस ऑफ चाइल्ड को पूरा सपोर्ट किया। वो उस इवेंट पे हमारे सामने आए जिसमें कोई नहीं आना चाहता है। अमिताभ सर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है हमारे साथ और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमें उन्होंने JCA स्टेडियम में ही हमने 2 मेगा ब्लड कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाए। और सर हमारे साथ अभी नहीं है, मुझे काफ़ी इस बात का दुखी है, हमारी पूरी संस्था दुखी है। और ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, बट उसके बाद भी उभर कर कुछ लोग आ जाते हैं जो आपको बोलते हैं ना कि जब आप अच्छे कार्य में रहते हैं, जब आप अच्छा कार्य करते रहते हैं तो बस करते रहिए, सोचिए मत कि क्या होगा, कुछ ना कुछ लोग आपको इस समक्ष में आके सपोर्ट जरूर करते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी आगे आप लोग आ गए हैं, आपका जो सफ़र रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। अभी फ़िलहाल जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम भविष्य के आपके विज़न को लेकर चर्चा करें कि कहाँ तक कुछ तो, क्योंकि हमेशा किसी लक्ष्य की शुरुआत एक विज़न के साथ ही होती है कि हाँ यहाँ तक मुझे पहुँचना है या कुछ ऐसा है जो अचीव करना है। जीनिया को लेकर क्या कुछ विज़न रहा है आप लोगों का? इसका एक ही लाइन पे मैं बोलूँगा, द वॉइस ऑफ चाइल्ड यूनिवर्सिटी। द वॉइस ऑफ चाइल्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में डेफ, डम, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जितनी भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटीज है, जितने भी, या मेंटल एबिलिटीज है, जितने भी डिसेबिलिटीज है लोग हैं, उन सब बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा जगह जहाँ पर वो बच्चे ना सिर्फ बेसिक प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, उसके बाद भी फर्दर एजुकेशन अगर करना चाहे तो वो यूनिवर्सिटी उसके लिए इतना इनफ होगा कि वो उनको वो प्लेटफॉर्म दे सकेगा, आगे बढ़ने का वो उपाय दे सकेगा। वो सारे बच्चे, मेरे जितने भी डिसेबल्ड, मेरे जितने स्पेशल वंस बच्चे हैं, झारखंड के ही नहीं पूरे देश के जितने भी ऐसे बच्चे हैं, उन सबको हम वो जगह दे सके, ऐसा जगह दे सके। मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ कि जहाँ पर बहुत तरह के बच्चे थे, हमने सब बच्चे एक साथ पढ़े, मुझे एक ही तरह का इन्वायरमेंट मिला, लेकिन उन बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल है, अलग अलग उनके लिए सुविधाएं हैं। इस तरह से मैं उन सब बच्चों को एक जगह लाना चाहता हूँ ताकि वो सब बच्चे एक साथ एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आके वहाँ पे रह सके और उसी जगह पे रह के अपने आप को आगे बढ़ सके। हमारी जो सरकार है या हमारे जो देश में बहुत सारे रिजर्वेशन है, चाहे डिसेबिलिटीज़ को देखा जाए, हैंडीकैप्स को देखा जाए, सब देखा, लेकिन कितना यूटिलाइज होता है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो आगे बढ़ पाते हैं? नहीं बढ़ पाते। बहुत कोई जो होते हैं वो सम ऑफ द 100 वन अमंग 100 बढ़ जाते हैं आगे, और बाकी जो 99 है तो वो लोग नहीं बढ़ पाते। उनके लिए हमारा एक विज़न है कि हम उनके लिए एक ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा जगह सेटअप कर सके। सबसे पहले तो हमारे प्यारे झारखंड में उस जगह पे हम लोग यहाँ पर लगा सकें, और ताकि हम लोग उन बच्चों को एक जगह, एक इन्वायरमेंट लाके आगे बढ़ने में मदद कर सकें। बिल्कुल। यहाँ पे जब हम बच्चों की खासकर बात कर रहे हैं, हमारे राज्य में जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि इनसे संबंधित सामाजिक समस्या, फिर चाहे वो चाइल्ड लेबर हो या फिर ट्रैफिकिंग, एक बहुत बड़ी इशू है हमारे यहाँ राज्य में खासकर, उस पर एक तो
पहले से ही एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया है बच्चों के लिए, एक बहुत बड़ी सोसाइटी के मामले में चैलेंज है। एंड देन आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबल, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकल हो, उनके लिए चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर तब जब उस डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और फिर उनको आप चाइल्ड लेबर में फिर इंक्लूड कर देते हो कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक फैक्टर जुड़ जाए और लोग सामने आकर हम कहीं ना कहीं हम अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उनको हम यूज़ कर लेना उस चीज़ के लिए। हमारे राज्य में ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या स्पेशली अगर नीचे से ही कुछ किसी सोल्यूशन की बात की जाए तो क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है इसके लिए? सबसे पहले तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है ना जो हम लोग कहते हैं कि अरे इस बेचारा, ये जो बेचारा वर्ड है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों लगाते हैं उनके साथ। जितना टैलेंट तुम में उससे कई ज़्यादा टैलेंट उस बच्चे में है। अगर आज हम देखा जाए तो पैरालंपिक्स में जितने लोग आगे बढ़े हैं, वो हमारे सारे डिसेबल जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो अगर देखा जाए तो वो बेचारे नहीं हैं, दे आर द स्पेशल वंस। हम इसलिए उन्हें जीनिया में कहते हैं स्पेशल वंस। ये स्पेशल वंस है जिन्हें गॉड में स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ गिफ्ट किया है। कुछ उनके साथ चुनौतियां हैं पर वो उस चुनौतियों से बेखूब एकदम बहुत सुंदर तरीके से वो उभर के ऊपर आते हैं। तो मैं उन्हें कभी भी, हमारी संस्था कभी भी उन्हें ना इस तरह से बेचारा नहीं कहती है। और हम खासकर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं जब भी हमारे क्षेत्र के जो सदस्य हैं या जो लोग हैं, हम लोग इस तरह से अगर बाहर रहते घूमते तो हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहीं पर कुछ ऐसा तो देख नहीं रहे हम, क्योंकि हमारे नज़रों के सामने हमेशा सब कुछ रहता है। कुछ लोग होते हैं जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, उनको नहीं दिखता है, हम आंखें खोल के रखते हैं बोल के हमें दिखता है, तो इसलिए हम उस चीज़ के प्रति ध्यान देते रहते हैं। और इसका सॉल्यूशंस एक यही है कि मैं चाहता हूँ कि उन सारे बच्चों को ना एक जगह दिया जाए, उन सारे बच्चों को बढ़ने का आगे, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए ना एक 10 तक है, या फिर अगर देखा जाए तो मैं बोलना चाहूँगा क्षितिज डेफ एंड डम स्कूल का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 8 तक है वहाँ पर बच्चों के लिए। 8 के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं तो हम उनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं ना कि भाई आप इतना दूर तक आगे बढ़ सकते हो पर इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते हो। ऐसा क्यों है? उनके लिए आगे बढ़ने का कोई तो रास्ता हमें बनाना होगा ना। आज अगर मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं चाहूँगा तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, मैं जेपीएससी, चाहे जिस भी क्षेत्र में मैं जाना चाहूँ, मेरे लिए हर जगह, मैं दिल्ली, मुंबई, मैं 12th ग्रेजुएशन, एमए सब जगह कर सकता हूँ। लेकिन उनके लिए वो कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर एक डेफ एंड डम बच्चा है और वो बोलना चाहेगा कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमें उनके लिए वो सुविधाएं डेवलप करके है वो, बस फैक्ट ये है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को डेवलप कराना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ ना, अगर शिक्षा सबसे ज़्यादा ये जरूरी है, अगर ये उनके अंदर पे आ जाएगा ना, ये उनको मिल जाएगा तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। एक एजुकेट माइंड जो होता है ना, वो बहुत अच्छे रास्ते निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सही बात कही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है ना वो एक नींव, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एजुकेशन ही है जो एक, जितनी स्ट्रांग आपकी एजुकेशन रहेगी, नींव जो है उतनी स्ट्रांग रहेगी। जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हो, क्या स्पेशली जैसा आप डेफ और डम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी डिसेबिलिटी पे आप तो आपने काफ़ी नज़दीक से उन्हें देखा है, उनकी चुनौतियों को काफ़ी नज़दीक से देखा है। अभी के वक्त में क्या कुछ मुख्य समस्या है जो उनको फेस करनी पड़ती है उन बच्चों के लिए? क्या कुछ अहम चुनौती है इस वक्त उनके लिए? सबसे बड़ी अहम चुनौती जो उन बच्चों के लिए है वो है उनके लिए पढ़ाई। पढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती है, स्पोर्ट्स के लिए उनके लिए सबसे चुनौती है। और उनको मेन बात है कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हर एक का ना, एक जैसे ब्लाइंड की बात करें या डेफ एंड डम की बात करें या हैंडीकैप की बात करें, एक तरीका होता है पढ़ाने का उनको। ब्लाइंड के लिए ब्रेली वगैरह कुछ आता है, डेफ एंड डम के लिए आप उनको विजुअलाइजेशन करके पढ़ाते हैं कि लाइक साइन लैंग्वेज, वी यूज साइन लैंग्वेज। इस तरह से हम जब उनसे बात करते हैं तो हम भी ऐसे बात करते हैं। सपोज इफ लास्ट टाइम जब उनके साथ स्पोर्ट्स कुछ हम लोग एक्टिविटी किए थे तो एक स्पून का गेम था, तो मैंने उनको बताया था चलना है तुम्हें धीरे धीरे। इस तरह से हम साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तो ये जो है ना कि मतलब लाइक अगर मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, आई शुड बी अवेयर ऑफ साइन लैंग्वेज, आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स जो उनको मुझे पढ़ाना है, जो मुझे उन्हें बताना है, मैं उसके बारे में अवेयर होना चाहता हूँ। अगर मैं ब्लाइंड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उनको किस वे में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, चाहे वो ब्रेली हो या किस तरह से हम उनको सिखाना चाहते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे पता होनी चाहिए। तो ये जो एक टीचर को भी, जो टीचर हम उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं या टीचर जो है उनके पास वो सारी सुविधा नहीं है, या तो है तो कम है, बहुत सारे कम टीचर्स हैं, 3 क्लास पे एक बच्चे हैं, 3 क्लास पे एक टीचर्स हैं, या फिर उनके पास वो सारी सुविधा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने क्षितिज में भी स्मार्ट क्लास लगवाया, किस लिए? ताकि वो बेटर वे में पढ़ सके, चीज़ों को देखे, बिकॉज उनके पास वो चीज़ तो नहीं है ना कि लाइक आप उनको बोल के बता सको। जैसा दे कैन यूजुअली सी, लाइक अगर मैं अभी देख रहा हूँ, इसके देख रहा हूँ तो दे विल, ये टेबल है, ये इसको देख के ही पता चलेगा कि हाँ इसमें रख के हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं इस चीज़ पे। तो दैट इज़ द वे। तो ये सारी चीज़ें कुछ चुनौतियाँ हैं जो अभी भी हम जिस पे लगे हुए हैं, और कुछ भी, और उन्हें
फैसिलिटीज़ जो है और बेटर वे पे अगर हम उन्हें प्रोवाइड करें तो इट विल बी वेरी गुड, क्या और बहुत अच्छा होगा कि वो और बेटर वे में इस चीज़ को ग्रैस्प कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी समस्या को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर हम इन बच्चों को स्पेशली डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर हम इशू को टैकल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमारे पास स्पेशली राज्य में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमारे पास प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स हों। यहाँ पर जब आप काम करते हो तो अवेयरनेस प्रोग्राम एक बहुत अहम रोल निभाती है। अब किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है जिससे लोग अवेयर होते हैं और कनेक्शंस जो है ना वो बनना स्टार्ट होते हैं, तो अलग अलग फील्ड से फिर आपको हेल्प भी आने लगती है। यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आपने क्या कुछ स्पेशली ज़ीनिया में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन कर रहे हो उनके लिए? ज़ीनिया में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स 2 सोसाइटी के लिए रन करवाए। एक तो पहले उन बच्चों के लिए, दूसरे लोकल एरियाज़ में जाके हमने वुमेंस के लिए भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रन करवाए हैं। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने सबसे पहले रन करवाया था वो उन बच्चों के लिए नहीं था, उन बच्चों के माता पिता के लिए था। क्योंकि सबसे पहले मुझे ज़रूरत था कि मैं उनको उजागर करूँ कि ये बच्चे जो हैं, ये जो दिल के मन के सच्चे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माता पिता अगर देखा जाए तो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं किसी भी बच्चे के, और माता पिता ही वो होते हैं जो अपने बच्चों को परिवेश देते हैं, संस्कार देते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने कहा था, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर से सब चीज़ की शुरुआत होती है। तो मैं उनको सबसे पहले हमने अवेयर किया, उनको बतलाया। क्षितिज डेफ एंड डम स्कूल के जितने भी सारे हैं उनके माता पिता से हमने मिला, बात किया, उन्हें हमने बतलाया कि आपके जो ये बच्चे हैं इन्हें आपने पढ़ने देना है, स्कूल में जाने देना है, इन्हें पढ़ने देना है, इन्हें आगे बढ़ने देना। अगर वो आगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें रोकना नहीं है। अगर आप किसी वजह से दिक्कत में है या आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ है या कोई भी इश्यूज़ है, वो हमारे साथ आके डिस्कस कीजिए, हम उसके और सॉल्यूशंस पे करेंगे। और हमने ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स, ना ही सिर्फ क्षितिज के बच्चों के साथ, और भी एरियाज़ में जहाँ हम गए, रांची के डिफरेंट एरियाज़ में, और भी फिजिकली हैंडीकैप्स हो गए या फिर जिसके साथ हम मिले उन सबके माता पिता के साथ हमने, गार्जियन के साथ, लोकल गार्जियन के साथ हमने किया। और दूसरी जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे वो थी वुमेंस के लिए हमने किया था। जितनी भी हमारे क्षेत्र की औरत हैं जो कि लोकल एरियाज़ की हैं, उनको हमने सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटरी पैड्स के लिए एक मिशन बाबूनिया करके हमारे एक रांची की एक संस्था है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनके द्वारा सैनिटरी पैड की डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था। उसमें हमने बहुत बड़ा योगदान दिया था उनके साथ मिलकर, और हमने तकरीबन बहुत सारे सैनिटरी पैड्स हमें उन्हें डोनेट भी किए थे। और इस क्षेत्र में जाके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया था, अपने लेवल पे भी हमने जाके लोगों तक बतलाया था, और हमने सैनिटरी पैड के डिस्ट्रीब्यूशंस भी किया था, और हमारे जो क्षेत्र की औरत उनको भी उजागर किया था। क्योंकि एक जो हमारे क्षेत्र में देखा गया ना कि हर बार बात आती है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं अगर वुमेन ही नहीं रहेंगे तो। उनको स्वस्थ रखना, उनको अच्छा रखना भी हमारा एक दायित्व है। जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उनको हमें बतलाना होगा कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़, क्यों आपके लिए ज़रूरी। तो हमारी संस्था की सब लोग ने ये पहल उठाया और हमने उन लोगों तक भी जाके इस चीज़ का अवेयरनेस किया है, अवेयर किया उनको सोसाइटी पे। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि अवेयरनेस का काफ़ी अहम रोल हो जाता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक आखिरी अगर उनको एक स्मॉल मैसेज देना होगा तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं एक स्मॉल मैसेज जो अपने दर्शक को, हमारे जो झारखंड के, जो पूरे देश के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था में कोविड के दौरान एक कॉल आया था। मैं अपनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे फादर को कोविड हो गया था और मैं कुछ समय पहले कोविड से जस्ट उठा था, तो फिर मैं घर गया, मेरे फादर कोविड हो गया, और उस वक्त हमें इस क्षेत्र के, झारखंड के, अपने प्यारे झारखंड के और पूरे देश के लोगों की मदद भी करनी थी। मैं लगा हुआ था, उस दौरान भी हम सब लगे हुए थे। मैं फादर को भी देख रहा था, हमारी टीम के सदस्य जितने भी लोग थे 2-2, 3-3 बजे तक रात को फ़ोन उठाते थे कि हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमारी टीम के सदस्य पीपीई किट पहन के रोड में घूम रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे लेके कि पहुँचा देते हैं। बिकॉज अगर हम ये सोचते रहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वैसे नहीं चलेगा। आपको खुद भी उतरना पड़ेगा, और आपको उस समय, वो ऐसा समय ही था कि पूरे सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना था। यहाँ पे काफ़ी आपने महत्वपूर्ण बात ये भी की है कि हमेशा से हमारी कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ, और हर बार हम किसी और पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं। एजुकेशन की भी जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी है कि खासकर हम एजुकेशन की चर्चा करते हैं तो डिसेबिलिटी जो एक फैक्टर है उसको हम मिस कर देते हैं। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर किसी का राइट है, हर बच्चे का राइट है एजुकेशन, और इसीलिए हर एरिया हमें कवर करने की ज़रूरत है। अभिषेक, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने ज़ीनिया के बारे में जो कुछ जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सफ़र के लिए अब ऑल द बेस्ट आपको। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।